हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग डिवोटेड डीमन ब्रदर की थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो डीमन लिंगजो के ऊपर एक ताकतवर ब्लो मारता है, जिसको लिंगजो डायरेक्ट ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको भारी चोट आती है जिससे वो पीछे गिर जाती है। बायु से पूछती है क्या तुम ठीक हो? लिंगजो उससे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो ब्लो जो उसने मारा था वो बिल्कुल कम नहीं था। उसका वेपन सच में शक्तिशाली है। वो डीमन भी लिंगजो से कहता है कि तुमने मेरे अटैक को डायरेक्ट ब्लॉक कर लिया, तुम बेकार नहीं हो। जिसके बाद वो डीमन उन दोनों के ऊपर फिर से अपने स्पीयर से अटैक करता है और वो सारे स्पीयर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो डीमन उनसे कहता है कि मैं केव के अंदर अपनी असली पावर को रिलीज नहीं कर सकता हूँ, ये गुफा मेरी ताकत को झेल नहीं पाएगी, इसीलिए मुझे बस तुम लोगों को थोड़ा सा रोक के रखना है। इसके बाद वो डीमन अपने स्पीयर को रिलीज करता है तो उनके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और जो उसके स्पीयर्स के ऊपर कांटे लगे हुए थे वो मिसाइल से निकलते हैं और भाई लिंगजो के ऊपर इस तरह से शूट होने लगते हैं। भाई और लिंगजो अटैक्स को डॉज करते हुए कहते हैं कि ये मॉन्स्टर हमें मारना नहीं चाहता है, बस ये हमें यहीं पे ट्रैप करके रखना चाहता है ताकि हम कभी भी सेरेमनी को डिस्ट्रॉय न कर सके। इधर हम लोग देखते हैं ब्लैक फ्लेम हंसते हुए कहता है ड्रैगन तुम वापस आ रहे हो, काफी टाइम से तुम्हें देखा नहीं। भाई को भी पता चल जाता है कि डिमोनिक ड्रैगन फिर से जिंदा होने वाला है। ड्रैगन उन दोनों से कहता है कि सेरेमनी पूरी होने वाली है, लेकिन तुम दोनों कुछ भी नहीं कर पाओगी। भाई अपनी स्नो वाली शॉट बाहर निकाल लेती है और कहती है कि मुझे उस टेक्निक को यूज करना होगा जिसको मैं 10 सालों से प्रैक्टिस करते आ रही हूँ, सीनियर होंग को उस ड्रैगन को मारते हुए देख के। इसके बाद भाई अपनी ब्लेड से अपना हाथ काटती है तो जो उसका खून नीचे गिरता है उससे स्नो बनने लगती है। भाई कहती है सीनियर होंग ने अपनी ब्लड लाइन को गवा दिया था बस थोड़े टाइम के लिए इस ड्रैगन को मारने के लिए। भाई उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे डीमन क्लैंक के अभिशाप का ही इस्तेमाल करूंगी तुम्हारी जान को लेने के लिए, इसीलिए सोच समझ के कदम उठाना। हम देखते हैं कि बाई के ब्लड से जो पीछे स्नो बनी थी उससे एक ड्रैगन बन जाता है और वो ड्रैगन उड़ते हुए उस ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कोई बंदा छोटी बाई से कहता है कि तुम्हें इस टेक्निक का इस्तेमाल चुपचाप और शांति से करना है, ये टेक्निक पूरे संसार में महामारी भी ला सकती है, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल करके किसी महामारी को खत्म करना है, इसीलिए तुम्हारे कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे सीखने में कितनी मेहनत लगती है, तुम्हें किसी भी कीमत पे इस टेक्निक को मास्टर करना होगा। इसके बाद बाई अपनी स्वॉर्ड लेके ब्लैक फ्लेम की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो डीमन समझ जाता है कि अगर उसने होल्ड बैक किया तो वो कभी भी उन दोनों को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बाई के ऊपर अटैक करने लगता है। उसी टाइम पे लिंगजो आगे बढ़ती है जो अपनी ब्लेड के साथ उस डीमन के ऊपर एक तगड़ा ब्लो मारती है जिससे वो डीमन वहीं पे नीचे गिर जाता है। वो डीमन अपने मन में सोचता है कि मैं इंसानों की 2 छोटी लड़कियों को नहीं रोक पाया, मैं क्या ही डीमन बनूंगा। लिंगजो और बाई इसी बात का फायदा उठाती है और वो तुरंत ब्लैक फ्लेम की तरफ जाने लगती है। लिंगजो बाई से कहती है कि तुम जाके उसे रोको, तब तक मैं इसे संभालती हूँ, यही हमारा मौका है, हम किसी भी कीमत पे डिमोनिक मॉन्स्टर और ड्रैगन को फिर से जिंदा नहीं होने दे सकते हैं। ब्लैक फ्लेम डीमन कहता है वो डीमन 2 इंसानी लड़कियों को नहीं रोक पाया, पता नहीं वो क्या डीमन बनेगा। अगर इन दोनों लड़कियों ने सेरेमनी को बर्बाद कर दिया तो 10 सालों की मेहनत जाया चली जाएगी, इसीलिए वहाँ पे जितने भी सेकंड रियलम के धर्मा रियलम के डीमंस थे वो उन सभी को ऑर्डर देता है कि वो जाके उन लड़कियों को रोके। वो सभी डीमन एक साथ बाई और लिंगजो के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे खत्म कर देंगे। लिंगजो बाई से कहती है कि सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक साथ आ रहे हैं। बाई कहती है ऐसा लगता है कि वो अपनी जान लगा देना चाहते हैं हमें यहीं पे रोकने के लिए, वहाँ के कम से कम 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर होंगे जो हमें रोकना चाहते हैं। वो सभी मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पे काफी टाइम से फंसे हुए थे, इसीलिए हम किसी भी कीमत पे तुम्हें जाने नहीं देंगे और सेरेमनी को बर्बाद नहीं करने देंगे। ब्लैक फ्लेम कहता है डीमंस और इंसान दोनों पैदा ही होते हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन बनने के लिए, लेकिन भाई उन सभी डीमंस के एक साथ टुकड़े करते हुए कहती है कि मैं 10 सालों से अपने कंधे के ऊपर हजारों लोगों की आत्मा को लेके चल रही हूँ, मैं उन सभी लोगों की चीखें सुन सकती हूँ जिन्होंने उस रात अपनी जान गंवाई थी, इसीलिए मैं किसी भी कीमत पे डिमोनिक ड्रैगन को फिर से जिंदा नहीं होने दूंगी। जैसा लैंड ऑफ स्नो के साथ हुआ था वैसा मैं कभी भी दोबारा नहीं होने दूंगी। यहाँ तक कि ब्लैक फ्लेम डीमन भी ये देख के काफी हैरान हो गया था क्योंकि वहाँ पे जितने भी डीमंस थे वो सभी बाई के लेवल के थे, लेकिन फिर भी वो सभी डीमन एक साथ बाई को रोक नहीं पा रहे थे। बाई उन्हें गाजर मूली की तरह काटते हुए जा रही थी। जिसके बाद बाई सोल फ्लैग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मैं तुम दोनों को वहीं पे भेज दूंगी जहाँ से तुम लोग आए हो। इसके बाद बाई अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए सोल फ्लैग के 2 टुकड़े कर देती है और ब्लैक फ्लेम से कहती है कि सोल फ्लैग तो चला गया, अब तुम्हारी बारी है। ब्लैक फ्लेम में ये देख के काफी हैरान हो गया था
क्योंकि सोल फ्लैग के अंदर कम से कम 1000 से भी ज्यादा स्पिरिट्स होंगे, लेकिन बाई ने बड़ी आसानी के साथ उसके 2 टुकड़े कर दिए। हम देखते हैं बाई का आइस ड्रैगन तालाब के अंदर जा रहा था, जहाँ पे वो डिमोनिक ड्रैगन अभी भी था। ब्लैक फ्लेम बाई के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी भी अपने 10 सालों की मेहनत को बर्बाद करने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बाई से कहता है कि मैं तुमको ही ड्रैगन को खिला दूंगा। बाई समझ जाती है कि वो इस पावरफुल अटैक को डॉस या फिर ब्लॉक नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये अटैक की वजह से ही उसके पुराने साथी मारे गए थे और उनकी मदद से ही ड्रैगन समन हो गया था। बाई को सिर्फ इस बात का पछतावा था कि वो को अपने साथ यहाँ केनियन ले आई थी, सिर्फ उसके ऊपर शक को दूर करने के लिए। लेकिन वो के ऊपर से शक तो नहीं हटा, बल्कि उसकी जान जरूर चली जाएगी, क्योंकि बाई को नहीं पता है कि वो अभी जिंदा है या नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने ट्री का यूज करते हुए ब्लैक फ्लेम के ऊपर अटैक करता है। ब्लैक फ्लेम डिमोनिक ट्री को देख के वहाँ पे काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये ट्री डिमन क्लैग के सेक्रेट ट्री से आता है। और ब्लैक फ्लेम को जो उसके ट्री के अंदर से एनर्जी निकल रही थी, उससे ये भी पता चल जाता है कि इसके अंदर जो ब्लड लाइन है वो काफी नोबल इंसान की है, यानी किसी डीमन किंग की। वो ब्लैक फ्लेम से कहता है, इतने सालों से जो नफरत दोनों सिटीज के बीच यानी कि डीमन क्लैन और कंट्री के बीच में चली आ रही है, उसको दफनाने के लिए हमें सेरेमनी को बर्बाद करना ही होगा। ब्लैक फ्लेम अपने मन में सोचता है कि सोल फ्लैग पहले ही बर्बाद हो गया है, सेरेमनी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, और उसे लगने लगता है कि डीमन एम्परर यानी कि वो उन दोनों की मदद कर रहा है, बाई और लिंगजू की। वो ब्लैक फ्लेम से कहता है कि तुम पहले ही तैयार हो गए हो और तुम मुसीबत में जाने वाले हो। यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं बची है कि डेमोनिक ड्रैगन को फिर से जिंदा किया जा सके, इसीलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। लिंगजू बाई को बाहर निकालते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? इन जड़ों के अंदर मैजिकल एनर्जी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन जब वो दोनों अपने सामने देखती हैं, तब ब्लैक फ्लेम अभी भी स्पेल को कास्ट करते हुए जा रहा था। ब्लैक फ्लेम समझ जाता है कि वो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, सिवाय अपनी एनर्जी को यूज करके सेरेमनी को कंटिन्यू करने की। और उसे यह भी पता चल जाता है कि बाई और लिंगजू दोनों काफी शक्तिशाली हैं, इसीलिए वो बस एक मौके की तलाश में है कि जब भी उसे मौका मिलेगा तब वो इन दोनों को ड्रैगन को खिला देगा। लेकिन ये सब कुछ तब तक चल सकता है जब तक कि डीमन एम्परर खुद बीच में उंगली नहीं करता है। हम लोग वो को गुफा के बाहर खड़ा देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है कि बिग वाइफ ने बड़ी आसानी के साथ सेरेमनी को ब्लॉक तो कर लिया है, लेकिन वो फिर भी अपने दिल के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है उसको खत्म करना चाहती है, जिसके लिए बाई को अपने हाथों से ही ब्लैक फ्लेम और डिमोनिक ड्रैगन को खत्म करना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लवली वाइफ के दिल के अंदर कोई भी नफरत हो, इसीलिए बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। इसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन का यूज करता है डिमोनिक ड्रैगन को फिर से जिंदा करने के लिए। हम देखते हैं कि वो कल्टीवेशन जाके तालाब के अंदर मिल जाती है, जिससे वो ड्रैगन और जल्दी जिंदा होने लगता है। ब्लैक फ्लेम अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है किसी एक्सपर्ट ने हमारी मदद की है, क्योंकि इतनी ज्यादा कल्टीवेशन लेवल वही दे सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तालाब के अंदर हलचल होने लगती है। भाई कहती है, पता नहीं ड्रैगन फिर से अजीब एक्ट क्यों करने लगा है। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन धीरे धीरे जागने लगा था। लिंगजू अपने ब्लेड को तैयार करती है और ब्लैक फ्लेम के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मैं इसको अभी ही मार दूंगी, तो फिर ड्रैगन के जिंदा होने के चांस ही नहीं बचेंगे। लेकिन जब तक लिंगजू उसके ऊपर अटैक करती तब तक डिमोनिक ड्रैगन जाग जाता है। ब्लैक फ्लेम उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अपने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं करने दूंगा। हम देखते हैं कि वो अटैक जाके डायरेक्ट लिंगजू को लगता है, जिससे लिंगजू चोट खा के पीछे जाके गिरती है। इसी के बाद ही वो डिमोनिक ड्रैगन तालाब से बाहर निकलता है, जिसको देख के बाइजू अपने मन में सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब इस ड्रैगन को कोई भी नहीं रोक सकता है। मैंने जितनी भी कोशिश की वो सारी बर्बाद चली गई। जिससे बाई रोते हुए कहते हैं कि अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मेरी कंट्री के साथ हुआ था। करोड़ों लोगों की जान ऐसे ही चली जाएगी और कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। हम देखते हैं कि वो डिमोनिक ड्रैगन खड़ा होके बस एक दहाड़ मारता है, जिससे कि पूरा मौसम ही बदल जाता है और बिजलियां गड़गड़ाने लगती हैं। डीन भी समझ जाते हैं कि केनियन के अंदर कुछ बड़ा हो गया है और कयामत आने वाली है। हम लोग साउकी को देखते हैं, जिसके ऊपर ब्लड लाइन का असर होने लगा था, और वो भी समझ जाता है कि डिमोनिक ड्रैगन फिर से जिंदा हो गया है। इसीलिए वो अपने मन में सोचता है, वो क्या तुम सच में डिमोनिक ड्रैगन को रोक सकते हो? हम देखते हैं वो अपनी वेन का इस्तेमाल करते हुए फिर से उन दोनों को बचाने लगता है। वो दोनों भी समझ जाती हैं कि ये बेले बस उसकी रक्षा कर रही हैं। लेकिन भाई लिंगजू से पूछती है, हम लोग डिमोनिक ड्रैगन के बारे में क्या करेंगे? वो फिर से कैपिटल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। लिंगजू कहती है कि वो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो डिमोनिक ड्रैगन ब्लैक फ्लेम से कहता है कि तुमने 10 साल लगा दिए मुझे फिर से जिंदा करने के लिए। लेकिन ब्लैक फ्लेम उसे कहता है, ये तो अच्छी बात हुई ना कि आप फिर से जिंदा हो गए हैं और आपके पास और ज्यादा ताकत आ गई है। ड्रैगन उसे बताता है कि उसे डीमन क्लैन की किसी नोबल फैमिली से थोड़ी सी एनर्जी मिली है, जिस वजह से उसे इवॉल्व होने में थोड़ी सी मदद मिल गई और वो पहले से थोड़ा सा
ताकतवर हो गया है। डिमोनिक ड्रैगन उससे पूछता है क्या तुमने मेरे लिए थोड़े से ह्यूमन सेक्रीफाइस रेडी किए हैं। ब्लैक फ्लेम उससे कहता है कि हम लोग कैपिटल के ऊपर अटैक करने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे ताकतवर इंसान हैं और वो जगह लैंड ऑफ फ्रोस्ट एंड स्नो से भी ज्यादा अच्छी होगी। फिर हम देखते हैं कि वो डिमोनिक ड्रैगन अपने मुंह के अंदर एक लेजर बीम को इकट्ठा करता है। ब्लैक फ्लेम कहता है कि जल्दी से कैपिटल इस दुनिया से नक्शे से गायब ही हो जाएगा जैसा ही ये लेजर बीम उसके ऊपर लगेगी, जिसके बाद डिमोनिक ड्रैगन अपनी लेजर बीम को डायरेक्ट कैपिटल सिटी की तरफ शूट करता है, जिससे बाई को और ज्यादा चिंता होने लगती है। ब्लैक फ्लेम उसे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी भीख मांगती हो, इन सब के पीछे मास्टर का हाथ है, इसीलिए अभी से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो उस लेजर बीम के सामने आता है और कहता है छिपकली तुझे क्या लगता है कि तू बस अपनी थोड़ी सी सांस से ही मुझे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके बाद वो अपने हाथ को बस आगा सा थोड़ा सा लहराता है जिससे कि वो पूरी लेजर बीम एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको देख के ड्रैगन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ब्लैक फ्लेम ड्रैगन से कहता है ड्रैगन लॉर्ड आपके अटैक को किसी ने बड़ी आसानी के साथ ही ब्लॉक कर लिया है। ड्रैगन कहता है कि इसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत हो सकती है जो कि बस अपने हाथ से ही मेरे ड्रैगन ब्रेथ को ब्लॉक कर सकता है। वो कहता है ऊपर की दुनिया में डिमोनिक ड्रैगन को एक खाने की सामग्री की तरह देखा जाता है स्वाद को बढ़ाने के लिए। तुमको हमने छोड़ दिया तो तुम नीचे की दुनिया में भाग आए और यहाँ पे तबाही मचाने लगे। ऐसा लगता है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें ऊपर की दुनिया में फिर से वापस ले चलूं। डिमोनिक ड्रैगन कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हें ऊपर की दुनिया की ताकत के बारे में कैसे पता है। वो कहता है क्या तुम खुद पता नहीं लगा सकते हो, लेकिन मुझे यकीन है अगर तुमने पता लगा लिया तो तुम डर के मारे मारे जाओगे, लेकिन वैसे मैंने अभी तक मजे नहीं किए हैं। डिमोनिक ड्रैगन जब वो की कल्टीवेशन पता लगाने की कोशिश करता है तब वो पता नहीं लगा पाता है, लेकिन जब ड्रैगन वो की एनर्जी को सेंस करता है तब उसे पता चल जाता है कि वो वही नोबल बंदा है जिसने उसको फिर से जिंदा किया है। ब्लैक फ्लेम जैसे ही वो के पीछे उन बेलों को देखता है तब वो कहता है कि ये वही बंदा है जिसने उन दोनों लड़कियों को उस टाइम पे बचाया था। अगर तुम डीमन क्लैन की तरफ से हो तो फिर तुम इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो। बाई को भी महसूस हो जाता है कि इसी बंदे ने उसके कई बार जान बचाई है, लेकिन वो जानबूझ के अपनी असली शक्ल नहीं दिखा रहा था, इसीलिए बाई को पता नहीं चलता है कि वो बंदा वो है, लेकिन उसको उसके अंदर से ये जरूर महसूस होता है कि ये बंदा जाना पहचाना सा है। वो उन लोगों से कहता है तुमने पूछा कि मैं इंसानों की मदद क्यों करता हूँ, लेकिन एक डीमन होने के तौर पर मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि तुमने अपने डीमन एम्परर से ये सारी चीजें क्यों छुपाई कि तुम लोग इस तरह का प्लान बना रहे थे और तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा है। ब्लैक फ्लेम बताता है कि डीमन एम्परर एक नोबल रेस से आता है और उसे नेक्स्ट जनरेशन के डीमन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो मरे या फिर जिए। इसीलिए ब्लैक फ्लेम अपना खुद का किंगडम बनाना चाहता है ताकि वो वहाँ पे अपना नया एम्परर बन सके। और वैसे भी इंसानों को मरना चाहिए, उनका इस्तेमाल तो डीमन वाले सेक्रीफाइस की तरह करते हैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, इसीलिए मुझे उनसे क्या लेना देना, वो चाहे मरे या फिर जिए। डिमोनिक ड्रैगन वो से कहता है कि जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा, तुम बाहर वाले हो इसीलिए अगर मरना नहीं चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। ब्लैक फ्लेम कहता है कि मैं फिफ्थ रियलम का एक डिमोनिक मॉन्स्टर हूँ और मेरे साथ डिमोनिक ड्रैगन भी है। जब तक खुद डीमन एम्परर नीचे नहीं आता है तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता है, फिर चाहे वो जो भी हो। वो अपने मन में सोचता है ये चाहते हैं कि मैं खुद ही यहाँ पे न्याय करने के लिए आऊँ, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि कोई भी डीमन और डीमन एम्परर कभी भी डिस्ट्रक्शन के ऊपर मजे नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी इच्छाओं पे जीता है। भले ही तुम चाहे पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर कब्जा भी कर लो, लेकिन बेवकूफी की वजह से तुम कभी भी खुश नहीं होगे। जिसके बाद वो उन दोनों की तरफ देखता है और वो बाई को सबसे पहले तो अपनी बिग वाइफ कहता है, लेकिन बाद में कहता है स्नो वाइट इस डीमन ने तुम्हारे देशवासियों और तुम्हारे घर वालों को मारा है, क्या तुम कुछ करोगी नहीं, बस ऐसे ही बैठी रहोगी। ब्लैक फ्लेम डीमन कहता है एक बर्बाद हुई कंट्री की अनाथ क्या ही कर लेगी। हालांकि वो अपने 3 रियलम पे है, लेकिन इसके बावजूद वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। इन 10 सालों के बाद भी वो लोग अभी भी कीड़े मकोड़े की तरह मरते रहेंगे। लेकिन हम लोग बाई को देखते हैं जो पलक झपकते ब्लैक फ्लेम के ऊपर अटैक कर देती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लिंगजो भी उसे देख नहीं पाई थी। ब्लैक फ्लेम अपने मन में कहता है इसकी स्पीड को अचानक से किया हुआ ये तो पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गई है, कल्टीवेशन के साथ साथ इसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। लेकिन तभी ब्लैक फ्लेम को बाई के पीछे वो दिखाई देता है, जिससे ब्लैक फ्लेम समझ जाता है कि वो नहीं किसी तरह से बाई की पावर को बढ़ा दिया है। बाई ब्लैक फ्लेम के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुमने जो मेरी कंट्री और मेरे घर वालों के साथ किया था उसका हर्जाना अब तुम्हें भरना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग डिमोनिक ड्रैगन को देखते हैं जो कि बाई के ऊपर अपनी फायर बीम शूट करने वाला था। हम लोग देखते हैं कि वो जल्दी से आगे बढ़ता है जो कि उसके मुंह के ऊपर एक फिंगर फ्लिक मारता है, जिससे उस ड्रैगन का मुंह वहीं पे बंद हो जाता है और वो अपनी फायर बीम को शूट नहीं कर पाता है। डिमोनिक ड्रैगन वो से पूछता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तुमने मेरी ड्रैगन बीम को बड़ी आसानी के साथ रोक लिया, मेरी ताकत तो डेथ को भी पार कर गई है। वो उसे कहता है चलो मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ, बाप बाप होता है और बेटा
बेटा, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि बाइजू तुम लोगों को मारे, इसीलिए बिल्कुल भी हिलना नहीं और ये सब सुनते रहो जो मैं कह रहा हूँ। नेचुरल ड्रैगन कहता है हम लोग क्यों उसके हाथों से मारे जाए। वो उसे कहता है क्योंकि मेरी वाइफ चाहती है कि वो तुम्हें मारे तो फिर वो मारेगी, इसमें तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। इसके बाद वो बाई से कहता है स्नो वाइट जल्दी से आगे बढ़ो, जो करना चाहती हो वो करो, मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ। हम देखते हैं कि बाई अपने मॉम और डैड को याद करती है, जिसके बाद वो ब्लैक फ्लेम के ऊपर एक तगड़ा ब्लो मारती है। ब्लैक फ्लेम खुद को संभालते हुए कहता है कि मेरे लिए ये काफी शर्म की बात है कि मैं एक मामूली के इंसान के हाथों चोट खा गया। इसके बाद ब्लैक फ्लेम बाई से कहता है कि अब तुम्हें खा के ही मुझे गुस्से से शांति मिलेगी, लेकिन बाई उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुमने जो मेरी कंट्री के साथ किया था उसका क्या, मैं उसका बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगी। बाई उस डिमन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि जब तुम ऊपर जाओगे तब मेरे मॉम और डैड से माफी मांग लेना जो तुमने उनके साथ किया था। लेकिन वो ब्लैक फ्लेम जल्दी से आगे बढ़ता है और वो बाई की स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिससे बाई काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो डिमन अपने पास से एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बाई से कहता है अपने शब्दों पे थोड़ा सा लगाम दो, क्या तुम्हें ये तलवार याद है? ये तुम्हारी कंट्री की लेजेंडरी स्वॉर्ड है जो अब मेरे हाथों में है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर देना चाहिए इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान निकाल लूं। बाई कहती है तो वैन लाई गुई जी स्वॉर्ड है। हमें पता चलता है कि ये स्वॉर्ड बाई के फादर की है और ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा लेजेंडरी है कि इसको सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो कि लैंड ऑफ फ्रोस्ट एंड स्नो की सच में परवाह करते हैं और उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार होते हैं। इसीलिए तुम कभी भी इस स्वॉर्ड को नहीं उठा पाओगे, जल्दी से वो स्वॉर्ड मुझे वापस करो। लेकिन वो डीमन बाई से कहता है ऐसा लगता है कि तुम इस स्वॉर्ड को देख के पहचान गई हो, चलो मैं तुम्हें कुछ और चीजें दिखाता हूँ जिसको देख के तुम्हें सच में खुशी होगी। जिसके बाद ब्लैक फ्लेम उस स्वॉर्ड के अंदर से ब्लैक एनर्जी रिलीज करता है, तब उसकी एनर्जी से वहां पे बाई के मॉम और डैड की सोल आ जाती है, जिसको ब्लैक फ्लेम ने उस स्वॉर्ड के अंदर कैद करके रखा है। ब्लैक फ्लेम उनकी सोल से कहता है कि तुम्हारी बेटी कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई है, जाओ और जाके उसे अच्छे से समझाओ कि बड़ों के साथ कैसे पेश आया जाता है। बाई अपने मन में सोचते हैं कि उसके मॉम और डैड इतने ज्यादा अच्छे और दयालु हुआ करते थे, लेकिन वो अचानक से इतने ज्यादा कैसे बदल गए, और बाई को ये सब कुछ सिर्फ भ्रम लगता है और कुछ भी नहीं। लेकिन वो बताता है कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये सब कुछ असली है। ये डीमन क्लैन के अंदर काफी क्रूअल टेक्निक मानी जाती है और इस टेक्निक का नाम है सोल लॉकिंग टेक्निक। वो बताता है इस टेक्निक के अंदर सोल को लॉक करने के बाद बॉडी को तो कल्टीवेशन के लिए यूज कर लिया जाता है, लेकिन सोल हमेशा के लिए लॉक हो जाती है और वो दोबारा रिकार्नेट नहीं होती है। 10 सालों पहले ब्लैक फ्लेम अचानक से अपने 4th से 5th लेवल पे चला गया था, इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि उसने लैंड ऑफ फ्रोस्ट एंड स्नो के करीब 1000 लोगों से भी ज्यादा की सोल्स को लॉक कर लिया होगा, जिनकी मदद से वो अपने डायरेक्ट 5th लेवल पे चला गया। ब्लैक फ्लेम कहता है बिल्कुल सही, कोई भी इससे बच के बाहर नहीं निकल सकता है, मैं सोल लॉकिंग टेक्निक का यूज करूंगा। कैपिटल के अंदर जितने भी वॉरियर्स हैं उनकी सोल्स को एब्जॉर्व करने के लिए फिर मैं खुद को एक सुप्रीम बीइंग में बदल लूंगा, जिसके बाद मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा, मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसके बाद ब्लैक फ्लेम बाई के पेरेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है और बाई से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें खुद ही मारेंगे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक अच्छा गिफ्ट होगा, इसीलिए अपने माता पिता के हाथों मरो और अपने आप को खुश नसीब समझो। बाई अपने पेरेंट्स के ऊपर स्वॉर्ड को नहीं चला सकती थी, इसलिए बस वो उनके अटैक्स को डॉज करती रहती है। डीमन कहता है क्या हुआ, उन्हें मारो ना, इतना ज्यादा रुक क्यों रही हो। बाई अपने मन में कहती है कि मैं कभी भी उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती हूँ, चाहे जो हो जाए। ब्लैक फ्लेम डीमन हंसते हुए कहता है वाह क्या नजारा है, एक फादर अपनी ही बेटी को मारने वाला है और वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। वो कहता है ब्लैक फ्लेम डीमन काफी शैतान है जो ऐसी वैसी हरकतें करते जा रहा है। वो बाई से कहता है स्नो वाइट अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं तो फिर मैं उस डीमन को एक झटके में मार सकता हूं, लेकिन बाई वो से कहती है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, जो करना है वो मैं खुद करूंगी। जिसके बाद बाई अपने पेरेंट्स के सोल को पीछे छोड़ती है और ब्लैक फ्लेम के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम और डैड की सोल को लॉक करके उन्हें एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने की, मैं तुम्हें पक्का मार दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि बाई ब्लैक फ्लेम के ऊपर अटैक कर पाती कि उससे पहले ही उसके पेरेंट्स की सोल उसकी पीठ के पीछे अटैक कर देते हैं, जिससे बाई काफी ज्यादा घायल हो जाती है। ब्लैक फ्लेम इसी बात का फायदा उठाता है और वो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए बाई के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वो फिर से बीच में इंटरफेयर करता है और उसे अटैक करने से रोक देता है। ब्लैक फ्लेम डीमन वो से कहता है कि तुम हर बार मुझे क्यों रोक देते हो इस लड़की को मारने से, तुम्हें इस लड़की की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है, क्या ये तुम्हारी बीवी भी है क्या। लेकिन वो उसे कहता है अपना मुंह बंद कर और साइड में खड़ा होकर बस मरने का इंतजार कर। वो बाई से कहता है स्नो वाइट क्या तुम इसी तरह से ही अपने फादर को रोकने वाली हो, क्या इन सब का अंत ऐसे ही होने वाला है। अगर तुम अपने पेरेंट्स का सामना डायरेक्टली नहीं करती हो तो फिर तुम उन्हें इसी तरह से ही बंद रहने दोगे, जिससे वो दोबारा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो फिर तुमको उन्हें मारना पड़ेगा, उनकी सोल बिखरी हुई है। तुम्हारा
10 साल का संकल्प जो तुमने इतने सालों से झेल रखा है वो इसी कीमत पे रुकेगा। अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा। बाई वो की बातें समझ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके जो चेनें थी उन्हें तोड़ देती है, जिससे सभी की सोल्स आजाद हो जाती है। जिसको देख के तो ब्लैक फ्लेम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि बाई इस तरह के टेक्निक का यूज करके इतनी आसानी के साथ सोल्स को आजाद कर देगी। जिसके बाद बाई के पेरेंट्स की सोल भी आजाद हो जाती है। बाई रोते हुए अपने पेरेंट्स से कहती है कि आपकी बेटी अभी भी पूरी तरीके से सक्षम नहीं हुई है, वो आपको 10 साल पहले बचा नहीं सकेगी और आखिर में आपके सोल्स के टुकड़े होने वाले हैं। जिसके बाद बाई उन दोनों से बस माफी मांगती है। वो अपने मन में सोचता है, मेरी प्यारी वाइफ, मुझे पता है कि ये पछतावा तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, इन्हें जाने दो। हम लोग लिंगजो को देखते हैं। जब वो ऊपर देखती है तब आसमान से बर्फ गिरने लगी थी। हम लोग देखते हैं कि बाई के पेरेंट्स कहीं भी नहीं गए थे। वो बाई के पास आते हैं और उसके हाथों को पकड़ते हैं, जिससे वहाँ पे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड बनने लगती है। बाई के फादर उसे कहते हैं कि बेटा, तुमने जो 10 सालों में ये सब सहा है उससे तुम ताकतवर हो गई हो, लेकिन बस इतना काफी था। ब्लैक फ्लेम ये देख के समझ जाता है कि अगर वो लेजेंडरी स्वॉर्ड पूरी तरीके से बन गई तब उसके लग जाएंगे। इसीलिए ब्लैक फ्लेम जल्दी से बाई के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है कि वो जैसे ही बाई की स्वॉर्ड को तोड़ देगा तो बाई भी तुरंत मारी जाएगी और पूरे लैंड ऑफ फ्रोस्ट एंड स्नो के किंगडम का खात्मा उसके हाथों से फिर से होगा। ब्लैक फ्लेम बाई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बाई बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। बाई की मदर उसे कहती है, बेटा मेरी बात अच्छे से सुनो, लेजेंडरी स्वॉर्ड वैनलाइन गुएजी सिर्फ उन्हें ही अपना मास्टर मानती है जो कि इसे सच में मास्टर होते हैं। अब से तुम्हारे हाथों में जो स्वॉर्ड है वही लेजेंडरी डिवाइन स्वॉर्ड होगी। जिसके बाद ब्लैक फ्लेम और बाई दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है। हम देखते हैं कि बाई ब्लैक फ्लेम को तगड़ी टक्कर दे रही थी। ब्लैक फ्लेम अपने मन में सोचता है कि उसके पास पहले ही लेजेंडरी डिवाइन स्वॉर्ड आ गई है, जो कि उनकी विरासत है, और थोड़े ही टाइम बाद इसकी एबिलिटीज मेरे बराबर की हो जाएंगी, जिससे मुझे और ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन मैं कैसे एक मामूली इंसान से इस तरह से डर सकता हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। जिसके बाद ब्लैक फ्लेम उसने लैंड ऑफ फ्रोस्ट एंड स्नो के अंदर जितने भी लोगों की सोल्स को कैद करके रखा था वो उन्हें एक ही बार में डिवोर कर लेता है, जिससे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो उनका इस्तेमाल करते हुए बाई के ऊपर अटैक करता है। डिमोनिक ड्रैगन अपने मन के अंदर सोचता है कि उस छोटी लड़की ने सच में ब्लैक फ्लेम को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसे अपनी स्पेशल स्किल का यूज करना पड़ रहा है। वो उस ड्रैगन से कहता है कि मेरी सेकंड वाइफ के ऊपर हाथ डालने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाई अटैक करते हुए कहती है कि मैं लैंड फ्रोस्ट एंड स्नो की प्रिंसेस हूँ। क्या तुम भूल गए हो कि 10 साल पहले तुमने वहाँ पे लोगों को कितनी ज्यादा यातना दी थी? मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगी, तुम्हें इसका हर्जाना देना पड़ेगा। ब्लैक फ्लेम ने बाई के ऊपर जो सोलर अटैक किया था वो पूरी तरीके से बाई के ऑरा की वजह से जम गया था। इसीलिए ब्लैक फ्लेम को यकीन ही नहीं होता है कि एक छोटी लड़की ने उसके इस तरह के पावरफुल मूव को जमा दिया। जिसके बाद बाई आगे बढ़ती है और वो ब्लैक फ्लेम के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुमने लैंड ऑफ फ्रोस्ट एंड स्नो के अंदर 100,000 से भी ज्यादा लोगों को मारा था, लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि 6 बार अलग अलग तरीकों से कटने पे कितना ज्यादा दर्द महसूस होता है? तुम उसी तरह के दर्द को सहन करके इस चीज का रीपे करोगे जो तुमने मेरे लोगों के साथ किया था। जिसके बाद बाई ब्लैक फ्लेम के ऊपर 6 अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करती है और उसकी बॉडी को काट देती है। ब्लैक फ्लेम कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा सुप्रीम ड्रैगन होके भी एक मामूली से इंसान के हाथों चोट खा रहा हूँ, ये मेरे लिए काफी शर्मनाक है। लेकिन बाई अपने अटैक करने की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा जाती है और इसी तरह से कई बार अटैक करते हुए वो ब्लैक फ्लेम के गले को काट के उसका खेल वहीं पे खत्म कर देती है और उसे जान से मार देती है। बाई जैसे ही ब्लैक फ्लेम को मारती है तो उसने जितने भी लोगों को अभी तक बंद करके रखा था वो सभी आजाद हो जाते हैं। उनके बीच में हम लोग स्नो वाइट के फादर और मदर को भी देखते हैं, जो बाई से कहते हैं कि हमारे लिए बदला लेने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वो सभी लोग बाई को आजाद करने के लिए शुक्रिया कहते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाई उनके पीछे जाते हुए कहती है कि तुम सब लोग गायब मत हो, यहीं पे रुको। लेकिन कोई फायदा नहीं था, वो सभी लोग आजाद हो चुके थे, इसीलिए जा रहे थे। बाई की मदर उसे कहती है कि तुम काफी बड़ी हो गई हो, लेकिन अभी भी छोटी बच्ची की तरह नादान हो। उसके फादर कहते हैं मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता थी और रहेगी, अलविदा। इसके बाद बाई भी उन लोगों को अलविदा कहती है और उन्हें जाने देती है। वो कहता है कि चलो एक से तो छुटकारा मिल गया, अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम तैयार हो? डिमोनिक ड्रैगन अपने मन के अंदर सोचता है मुझे यहाँ पे कैद किया गया है, क्या मुझे फिर से जिंदा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि मैं इस छोटी लड़की के हाथों मारा जाऊं? लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इस बंदे ने मुझे अपने इनविजिबल केज के अंदर बंद करके रखा है। शायद मुझे इसे तोड़ने के लिए अपने आप को इवॉल्व करना होगा। अगर मैं कैस्टरफोर्ड ड्रैगन में बदल जाता हूँ तो मैं शायद इस इनविजिबल केज को तोड़ सकता हूँ। तभी उन लोगों को कई सारे लोगों की आवाजें सुनाई देते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इंसानी सोल्जर के जो ताकतवर वॉरियर्स थे वो सभी घोड़ों पे वहाँ पे आ रहे थे।
लिंगजो उनकी तरफ देखते हुए कहती है ये सभी तो इलाइट फॉरबिडन आर्मी के सोल्जर्स हैं, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? लिंगजो उन लोगों से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो सभी वॉरियर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे कैंगडन एम्परर की होली ऑर्डर की वजह से आए हैं। जो कोई भी उन्हें निराश करने की कोशिश करेगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका जनरल उन लोगों से कहता है कि हम लोग इस ड्रैगन का सर अपने साथ लेके जाएंगे और किंग के हवालों कर देंगे। जिसके बाद वो सभी लोग अपने तीर और भाले तैयार करते हैं और डिमोनिक ड्रैगन के सर के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। उनका जनरल उनसे कहता है कि ये एक अच्छा अटैक था, अपने हथियारों को फिर से तैयार करो, हम लोग फिर से अटैक करने वाले हैं। लेकिन तभी वो ड्रैगन उनके ऊपर पलटवार करते हुए कहता है कि हेवंस भी मेरे साथ है। कल्टीवेट करने के लिए इंसानों से ज्यादा अच्छी चीज और कुछ नहीं हो सकती है। जैसे ही मैं तुम लोगों को खा लूंगा तो मेरी कल्टीवेशन कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वो सभी सोल्जर कहते हैं कि ड्रैगन के ऊपर अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को अपनी डिफेंस शील्ड का यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस ड्रैगन ने जिसके ऊपर अटैक किया था वो लिंगजू थी। जिसके बाद वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करता है और उन सभी सोल्जर्स को खाने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो ने टाइम रहते लिंगजू को बचा लिया था। लिंगजू वो से कहती है बॉस अगर आप उन्हें बचा सकते हैं तो फिर आप उन लोगों को भी बचा सकते हैं, तो फिर उन्हें क्यों नहीं बचाया? वो कहता है तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन वो लोग इसके लायक नहीं है। हम देखते हैं ड्रैगन के अटैक की वजह से कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन उनका जनरल अभी भी बच गया था। वो जनरल कहता है लालच है, पूरी आर्मी खत्म हो गई है तो फिर मैं जिंदा क्यों बचा हूँ, लेकिन मैं शांत रह के मरने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। उसी टाइम पे डिमोनिक ड्रैगन आगे बढ़ता है जो उसको भी निगल लेता है और कहता है कि इंसानों से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है कल्टीवेशन को तुरंत बढ़ाने के लिए। डिमोनिक ड्रैगन को भी महसूस होता है कि उसकी एनर्जी और पावर पहले से कई गुना बढ़ गई है। लिंगजो कहती है कि उसकी एनर्जी पहले से कई गुना बढ़ गई है, यहाँ तक कि जब वो रिबॉर्न हुआ था तब उसे कल्टीवेशन के लिए कुछ चीजें मिली थी जो एनर्जी की वजह से वो दोबारा रिजरेक्ट हुआ था। लेकिन इंसानों को खाने के बाद उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद डिमोनिक ड्रैगन अपनी लेजर बीम को जमीन पे मारता है तो वो जमीन को चीर देता है। जिसके बाद वो की तरफ जाते हुए कहता है कि अगली बारी तेरी है, तूने मुझे पहले अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दबा दिया था, लेकिन अब देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैं तुझे अभी के अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद डिमोनिक ड्रैगन वो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है। वो कहता है कि तुम्हारी पावर पहले से कई गुना बढ़ गई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक ड्रैगन काइंड होने के नाते तुम कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हो। डिमोनिक ड्रैगन अचानक से वो के पास आ जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पे 4 लेवल होते हैं और चौथा सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और बेशक मैं अभी सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ टियान युआन वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ तक कि पूरा इंसानों का कैपिटल अभी मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं खाने को सही करने की कोई सामग्री हो? देखो मैं कैसे अपनी एक उंगली के साथ पूरे रॉयल कैपिटल को तबाह कर सकता हूँ। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी एक डीमन हो, लेकिन इसके बावजूद तुम इंसानों की रक्षा कर रहे हो, पता नहीं क्यों। जिसके बाद वो डिमोनिक मॉन्स्टर रॉयल सिटी की तरफ एक उंगली करता है तो उस तरफ एक पावरफुल अटैक जाने लगता है। लिंगजो साफ साफ देख पाती है कि वो अटैक डायरेक्ट जाके कैपिटल सिटी से लगने वाला है, इसीलिए वो जब वो की तरफ देखती है तब वो काफी ज्यादा शांत होता है। डिमोनिक ड्रैगन वो से कहता है क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा शांत क्यों हो? अभी तो तुम काफी ज्यादा उछल रहे थे, अब तुम्हारी वो हरकतें कहाँ पे चली गई? जिसके बाद वो डिमोनिक ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और वो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। जिसके बाद डिमोनिक ड्रैगन वो को डिवोर करने की कोशिश करने लगता है, जिससे वहाँ पे एयर प्रेशर बनता है और हर एक चीज ड्रैगन मुंह के अंदर जाने लगती है। भाई अपने मन के अंदर सोचती है ये शक्ति सच में कमाल की है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिंगजुआन के साथ साथ हर एक चीज उसके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लिंगजुआन ऊपर की तरफ जाने लगती है, और क्योंकि हवा ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी इसीलिए जुआन की जो स्कर्ट थी वो ऊपर उठने लगती है और वो को एक कमाल का नजारा देखने को मिलता है, जिससे उसकी लार बहने लगती है। जिसके बाद डिमोनिक ड्रैगन वो को निगल लेता है और कहता है कि तुमने मुझे अपनी डिमोनिक एनर्जी दी थी फिर से जिंदा होने के लिए, अगर मैं तुम्हें फिर से निगल लेता हूँ तो मेरी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगी, बोले तो पावर। वो को निगलने के बाद वो बाइक की तरफ जाते हुए कहता है कि अभी भी यहाँ पे एक स्नो वाइट नाम का कीड़ा बचा हुआ है, अगर तुम मुझे अभी भी मारने का प्लान बना रही हो तो मैं बता दूं कि वो रहस्यमयी आदमी अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। जिसके बाद डिमोनिक ड्रैगन बाइक के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि चलो थोड़े से मजे करते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उसकी नाक से ऊपर से कुछ चीज उभरने लगती है और वो उसे कहता है छिपकली कहीं के ड्रैगन, तुम कुछ ज्यादा ही अपनी पावर का दिखवा कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिग वाइफ की इतनी ज्यादा बेइज्जती करने की। जिसके बाद वो उस ड्रैगन के मुंह को चीरते हुए बाहर निकलता है और वो अपने साथ लिंगजुआन को भी लेके आया था। हम लोग देखते हैं कि वो अपनी आधी अधूरी डीमन फॉर्म में आ गया था, पता नहीं ये इसने क्यों किया है, शायद ये अपनी पहचान छुपाना चाहता है या फिर शो ऑफ कर रहा है, लेकिन दिखने में कूल है। वो डिमोनिक ड्रैगन से कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया
था कि तुम्हारी वो सो कॉल्ड पावरफुल फोर्थ फॉर्म जिसको तुम सबसे ताकतवर समझते हो वो मेरे सामने बस एक छोटे से कंकड़ के सिवा कुछ भी नहीं है। डिमोनिक ड्रैगन वो की इस वाली फॉर्म को देख के सब कुछ समझ जाता है और वो चिल्लाने वाला होता है कि वो एक डिमोनिक एम्परर है, लेकिन वो आगे से उसे शांत रहने का इशारा करता है जिससे वो डिमोनिक ड्रैगन कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद वो डिमोनिक ड्रैगन वो से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप एम्परर हैं। मैंने आपके सामने जो भी गुस्ताखी की है उसके लिए मुझे माफ करिएगा। वो लिंगजू से कहता है कि मुझे कस के पकड़ो। लिंगजू उसे कस के पकड़ लेती है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है तो वहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके बाद वो डिमोनिक ड्रैगन से कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है और वो टेलीपैथी के जरिए उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बिग वाइफ के लिए मरना होगा, इसीलिए मैंने तुमको जिंदा किया था, नहीं तो मैं तुमको जिंदा ही न करता। इसीलिए चुपचाप मेरी बिग वाइफ के हाथों मारे जाओ। डिमोनिक ड्रैगन वो से पूछता है तुम भी तो एक डीमन एम्परर हो, तो फिर तुम इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो हमारे ही क्लैन को मारने के लिए, जो कि पूरे डीमन क्लैन के लिए बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। वो कहता है डीमन क्लैन के लिए कौन सा बड़ा मकसद, मैंने कभी भी तुम लोगों को ऐसी कोई चीज करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया था और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है कि नीचे की दुनिया में कौन कौन से डीमन क्लैन हमारे साथ गद्दारी करने के बारे में सोच रहे हैं और कर रहे हैं। डिमोनिक ड्रैगन कहता है मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं पता है, उन्होंने जबरदस्ती मुझे वहाँ पे जिंदा किया था, इसलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए मुझे छोड़ दो। वो कहता है इसीलिए तुमको मरना होगा। लिंग्जुआन यू से कहते हैं कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, कहीं तुम लोग मुझे तो मारने के बारे में बात नहीं कर रहे हो। इसके बाद वो उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो डिमोनिक मॉन्स्टर चट्टानों को तोड़ते हुए जाके डायरेक्ट नीचे गिरता है। लिंग्जू कहती है ये पंच तो सच में ताकतवर था, तुमने उसे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया। हम देखते हैं डिमोनिक मॉन्स्टर सीधे आके बाई के पास गिरता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ। बाई उसे कहती है मैं काफी थक गई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकती। जिसके बाद वो लिंग्जू को लेके नीचे उतर जाता है। लिंग्जू बाई से पूछती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है, तुम्हारे ऊपर एक भी खरोच नहीं है। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोचता है मैं कैसे अपनी बिग वाइफ को चोट लगने दे सकता था। जिसके बाद लिंग्जू और बाई दोनों एक दूसरे से गले मिलती हैं और कहती हैं कि हम दोनों ही ठीक हैं। वहीं पे बाई वो से पूछती है कि तुम एक राक्षस होके भी हमारी मदद क्यों कर रहे हो और तुमने अपने ही साथी को क्यों मार डाला, क्योंकि वो के पास और कोई कारण नहीं था, इसीलिए वो कहता है कि इन्होंने मेरे ऑर्डर को नहीं माना, इसीलिए मुझे इन्हें मारना ही पड़ा। वो ड्रैगन वो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे न मारा जाए, वो अभी तो इवॉल्व हुआ था कैस्टर फोर्ड ड्रैगन में और उसे थोड़ी सी ही शक्ति मिली है, इसीलिए वो ड्रैगन अभी नहीं मरना चाहता है। लेकिन वो बाई के हाथों में उसकी लेजेंडरी शॉट पकड़ाता है और उससे कहता है कि इसने तुम्हारे इलाके के ऊपर अटैक किया था और कई सारे लोगों को मारा था, इसीलिए ये तुम्हारा दोषी है, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो और तुम जो चाहे वो तुम इसके साथ कर सकती हो। मैंने इसके ऊपर एक तगड़ा बुलो मारा था, लेकिन अभी भी इसके पास इसकी 30% कल्टीवेशन बची हुई है। अगर तुम इसके ऊपर अटैक करके कुछ नहीं कर सकती हो तो मुझे करने दो, मैं इसे एक ही झटके में मार दूंगा। लेकिन बाई आगे से एक सीरियस लुक देती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद बाई उस ड्रैगन के ऊपर कई सारे स्लैशेस मारती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। बाई उस डिमोनिक ड्रैगन से कहती है जब तुम अंडरवर्ल्ड के अंदर जाओगे तब मेरे माता पिता और उन निर्दोष लोगों से माफी मांग लेना, लेकिन शायद वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। डिमोनिक ड्रैगन अपने मन में सोचता है कि मेरा इस लड़की के हाथों मारा जाना ये किस्मत में ही लिख गया था। वो उन दोनों से कहता है कि सारा मामला यहीं पे खत्म हो चुका है, इसलिए तुम दोनों घर वापस जाके अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू कर सकती हो। बाई कहती है ड्रैगन ने कैपिटल सिटी के ऊपर अटैक किया था, मुझे पूरा यकीन है कि आधे से ज्यादा कैपिटल सिटी डिस्ट्रॉय हो गई होगी और इस ड्रैगन ने कई सारे वॉरियर्स को भी मार दिया था। लिंग्जू कहती है ऐसा लगता है कि हमें जाके वहाँ सिर्फ लाशों को ही उठाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। लेकिन वो उन्हें दिखाता है कि उसने पहले ही कैपिटल के ऊपर एक बैरियर लगा दिया था, इसीलिए ड्रैगन के अटैक के बावजूद कैपिटल के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ था। वो उनसे कहता है जब तक मैं इन्हें सहमति नहीं देता हूँ ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और रही बात आर्मी की, तो उन्होंने ड्रैगन को निगल तो लिया था लेकिन वो अभी तक पचे नहीं है, इसीलिए इस बात की संभावना होगी कि वो अभी भी जिंदा होंगे, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। वो दोनों ये देख के काफी खुश हो जाती हैं कि कैपिटल को कुछ भी नहीं हुआ था। वो वहाँ से जाते हुए भाई के सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है छोटी लड़की मेरी बात अच्छे से सुनो, तुमने जो बदला लेना था तुमने वो ले लिया है, इसीलिए अब तुम्हारे पास अतीत में जीने के लिए कोई भी वजह नहीं है। तुम्हें जो बदला लेना था तुमने वो ले लिया है, इसीलिए अब तुम अपनी जिंदगी को आगे से शुरू कर सकती हो और शायद से डीमन क्लैन के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर तुम लोग भरोसा कर सकती हो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जाता है तो ड्रैगन का पेट चीर के जितने भी बचे कुचे लोग थे वो सभी लोग बाहर निकलते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन हम लोग जिंदा बच गए हैं। बाई उन लोगों से कहती है कि तुम्हें जिंदा देख के खुशी हुई। जनरल उन दोनों से कहता है ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने मिलकर इस ड्रैगन को मारा था, हमें बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या उस डेमन ने तुम्हारी मदद की थी इसे मारने में? क्योंकि जब हम लोग ड्रैगन के पेट के बीच में जिंदगी और मौत के बीच में थे तभी कुछ लताएं आई जिन्होंने हमें मचाया था। ऐसा लगता है कि राक्षसों ने हमें बचाने में मदद की है, लेकिन ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात
थे कि हमारी जान बचाएगी तो बचाएगी किसी डीमन के हाथों। हम लोग इस बारे में एम्परर को जाके रिपोर्ट करने वाले हैं, आप लोग चाहे तो आप हमारे साथ आ सकती हैं। लेकिन भाई उनसे कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी ऐसे को ढूंढने जाना है जो मेरे लिए काफी जरूरी है। पहले लिंग्जो वन से पूछती है कि वो आदमी कौन था जिसने हमारी मदद की थी। लिंग्जो आगे से कहती है कि जिसने भी हमारी मदद की है, अगर वो सच में डीमन क्लैन से आता है तो वो बेशक बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास होने से ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें पहले से ही जानता है और हम भी उसे अच्छे से जानते हैं। इसीलिए बाई को वू के ऊपर और ज्यादा शक होने लगता है कि कहीं सच में वो डीमन क्लैन का कोई जासूस ही ना हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो केव से बाहर निकल रहा था और वो अपने साथ कई सारे डीमंस भी लेके आ रहा था जिसके साथ उन्होंने फाइट की थी। वो बाहर निकल के उन दोनों से कहता है यहाँ पे आओ, मुझे गले लगाओ, वहाँ पे खड़ी रह के क्या कर रही हो। जिसके बाद वो पॉट करते हुए उन दोनों की तरफ जाते हुए कहता है कि मुझे गले लगा लो, तुम दोनों अभी तक कहाँ पे थे मुझे पता ही नहीं चला, मैं बहुत मिस कर रहा था तुम दोनों को, चलो एक साथ गले लगते हैं। लेकिन लिंग्जो वो से कहते हैं जल्दी से मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें गले वाले नहीं लगाऊंगी। वहीं पे वो डीमन जिसके साथ वो फाइट कर रहा था अपने मन में सोचता है ये तो सारा डीमन एम्परर बहुत बड़ा झूठा है। भाई वो से पूछती है तुमने पहले कहा था कि तुम डीमन ड्रैगन को मारने में मेरी मदद करोगे, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मिस्टीरियस आदमी जो अभी हमारी मदद कर रहा था तुम उसके साथ मिले हुए हो। लेकिन वो अचानक से अपने मुंह से खून थूकता है और नौटंकी करते हुए कहता है कि अचानक से मेरे सीने में दर्द होने लगा है, लेकिन मैं तो अभी अपनी बिग वाइफ के सामने डिंगे हाँक रहा था कि मैं आसानी से किसी भी डिमोनिक मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, लेकिन अचानक से ये दर्द काफी बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं मारा जाऊंगा। जिससे उन दोनों को वो की चिंता होने लगती है। लिंग्जो वो को अपनी गोद में लिटा लेती है और उससे कहती है मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया कि तुम एक डीमन हो, लेकिन तुम हमारे लिए इतनी बुरी तरीके से घायल हो गए हो, मैंने ये सोचा भी नहीं था। वो आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि मैंने उस डीमन के साथ बहुत बड़ा युद्ध किया है, इसीलिए मेरा सीना और दिल दोनों चकनाचूर हो गए हैं, ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा। जिसके बाद वो आगे से एक गजब का फेस बनाते हुए लिंग्जो से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा, अंडरवर्ल्ड का रास्ता यहाँ से काफी दूर है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे CPR देती हो वो भी लिप टू लिप तो फिर मैं जिंदा रह सकता हूँ, इसीलिए जल्दी से करो। और वो दोनों वो को CPR देने के लिए मान जाती हैं और CPR देने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। जिसके बाद लिंग्जो एक मेडिकल टेक्निक का यूज करने लगती है वो को बचाने के लिए, जो कि तुम्हें पता है किस तरह की टेक्निक है वो। वहीं पे वो डीमन वो से पूछता है बॉस क्या ये सच में काम करता है। वो उसे आगे से थम्स अप करते हुए कहता है बिल्कुल। जिसके बाद हम लोग रॉयल कैपिटल को देखते हैं जहाँ पे उन लोगों के जनरल एम्परर के पास जाते हैं और उसे ब्लैक फ्लेम डीमन का मास्क दिखाते हुए बताते हैं कि उन्होंने केनियन हार्ट के अंदर जितने भी डीमन थे उनका सफाया कर दिया है और उसी के साथ ही डिमोनिक ड्रैगन और ब्लैक फ्लेम उनके लीडर को भी खत्म कर दिया है। लेकिन इतना सब करने की वजह से मैंने आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। एम्परर पूछते हैं तुमने कहा कि किसी रहस्यमय आदमी ने तुम्हारी जान बचाई थी, उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन जनरल आगे से पूछता है कि आपको उस आदमी के बारे में पता चला जिसने हमारी जानकारी लीक की थी। लेकिन एम्परर आगे से सीरियस लुक देते हुए कहते हैं वो के ऊपर जो शक था क्या वो दूर हो गया है, और इस मास्क को मेरे हवाले करने से पहले इस बारे में जरूर सोचना, मैं तुम्हारी और कोई गलती के बारे में नहीं सुनना चाहता हूँ। डीन आगे से कहते हैं कि मैंने वो के ऊपर नजर रखने के लिए बाइजा और लिंग्जो को भेजा था, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसके बलबूते पे ये साबित किया जा सके कि वो एक डीमन है। जनरल कहता है कि वो केनियन के अंदर गया तो था, लेकिन उसे कोई भी जिंदा ड्रैगन या फिर डीमन नहीं मिला जिससे उसे कोई जानकारी मिल सके, इसीलिए उसके पास भी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन एम्परर आगे से अपने हाथ में एक स्वॉर्ड बनाते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जनरल के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे जो उनकी एनर्जी थी वो जनरल के चारों तरफ घूमने लगती है और जनरल को काफी तेज दर्द होने लगता है। हमें पता चलता है कि जनरल अपने 6 रियलम पे है, लेकिन इसके बावजूद एम्परर की एनर्जी की वजह से उसे लगातार दर्द होते जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो आत्मसमर्पण नहीं करता है। लेकिन जब जनरल आगे नहीं झेल पाता है तब वो आगे से माफी मांगने लगता है। एम्परर आगे से कहता है बस इतना ही, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इस लड़ाई में जीत हासिल की है। हालांकि जीत इंसानों की हो गई है, लेकिन इस लड़ाई का जितना भी श्रेय है वो सिर्फ जोंग जिंग को जाना चाहिए। एम्परर आगे से कहता है चलो मैं तुम्हें एक सुराग देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करता है और कहता है कि ये टेक्निक रॉयल फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है। ये टेक्निक इस मास्क के ऊपर लगे हुए आखिरी इविल स्पिरिट को ढूंढ सकती है। टेक्निक की मदद से उन्हें पता चलता है कि ब्लैक फ्लेम अभी तक नहीं मरा है। केनियन के अंदर जो भी मरा था वो बस एक कठपुतली थी, यानी कि पपेट, और कि ब्लैक फ्लेम अभी भी जिंदा है। और इसके अलावा उन्हें किसी एक विच के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी हमें ज्यादा नहीं दी जाती है। लेकिन डीन और जनरल को जैसे ही पता चलता है कि ब्लैक फ्लेम अभी तक नहीं मरा है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी एम्परर नोटिस करते हैं कि मास्क तुरंत डिस्ट्रॉय होने वाला था, लेकिन अभी तक एम्परर को उस बारे में नहीं पता चला था जिसके बारे में वो जानना चाहते थे। लेकिन अगले ही पल वो मास्क वहीं पे डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे एक तगड़ा धमाका होता है, जिसके बाद एम्परर के सामने ही उस मास्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एम्परर उन दोनों से कहते हैं, मुझे लगता है कि डीमन की जो साजिश अभी भी चल रही है, ऐसा लगता है कि कैपिटल को अभी बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा देखा जाए तो ब्लैक फ्लेम का मुकाबला कर पाना नामुमकिन है। जनरल अपने मन में कहता है कि अगर एम्परर ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लैक फ्लेम सच में शक्तिशाली होगा। इसीलिए वो एम्परर से कहता है कि अगर आप चाहें तो हम आपके एक इशारे पे मरने को भी तैयार हैं, आप बताइए कि हमें क्या करना है। एम्परर कहते हैं, इंसानी जाति और राक्षस जाति दोनों ही सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बस ऊपर तक पहुंचने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम राजधानी के अंदर जितने भी छुपे हुए राक्षस हैं उन्हें ढूंढ के मार डालो। हम लोग सौकी को देखते हैं जो अभी भी सिटी गेट के बाहर वो के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी सर्वन बताती है कि मिलिट्री के जितनी भी टीमें थी वो सभी वापस आ गई हैं। ऐसा लगता है कि मास्टर वो अभी तक नहीं आए हैं। उसी के पीछे हम लोग हॉन्की को देखते हैं जो कि कहता है कि केनियन के अंदर ब्लैक फ्लेम और डिमोनिक ड्रैगन दोनों जिंदा कैसे हो सकते हैं। अगर वो अभी तक जिंदा है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो भी उनके साथ मिला हुआ है। वहीं पे दो लोग कहते हैं जो कि उसके साथ बैठे हुए थे कि अगर वो मारा नहीं गया है तो उसको मार पाना काफी मुश्किल होगा और उसने कई सारी फैमिलीज को उकसाया है। सौकी उन लोगों से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि वो मारा गया है तो फिर ये तुम्हारा भ्रम होगा। लेकिन हॉन्की आगे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो मरा हो या नहीं मरा हो। हमारे पास दो काम है आज करने के लिए। सबसे पहला काम वो को यहाँ से मरते हुए दरवाजे के पार जाते हुए देखना, या फिर अगर वो नहीं मरा है तो जितनी भी बड़ी फैमिली है वो सभी इकट्ठा होके उस राक्षस को मार देंगे। सौकी उनसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये करूंगा। इसके बाद सौकी अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसको नीचे दबोच लेता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग वो के पीछे जाना चाहते हो तो उससे पहले मुझसे निपटना होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी फेमस फैमिलीज आए थे वो सभी वो की तरफ देखने लगती हैं और कहती हैं, ऐसा लगता है कि सौकी कई सारी फेमस फैमिलीज को नाराज करना चाहता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी फेमस फैमिलीज के मेंबर आए थे वो सभी सौकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हॉन्ग सौकी से कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर वो जिंदा आता है तो हम सभी एक साथ मिलकर उसे मार देंगे। अगर तुम फिर भी हमारी फेमस फैमिली के खिलाफ जाना चाहते हो तो इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सौकी आगे से कहता है कि वो मेरा दोस्त है, उसके लिए कुछ भी। हॉन्ग कहता है कि तुमने गलत दोस्त को चुन लिया है, हम सबसे पहले तुम्हें मारेंगे, जिसके बाद हम लोग वो की तरफ जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे वो आता है और कहता है, क्या किसी ने मुझे बुलाया? हम देखते हैं कि वो को दरअसल लिंगजो ने गोद में उठाए रखा था और वो उसे कहता है कि मैं पूरे रास्ते तुम्हें गले लगा के आया हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सभी फैमिली मेंबर्स वो की तरफ देख के कहते हैं, क्या यही वो है? वो उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी पिटाई खुजली वाले पट्टे से करूं? इससे पहले कुछ गड़बड़ हो यहाँ से खसक लो। ली रोते हुए कहता है कि मेरी लिंगजो तो यहाँ पे चली गई। सौकी वो से कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारे बारे में चिंता करना बेकार था, तुम बिल्कुल ठीक हो। हम देखते हैं कि हॉन्ग वहाँ पे कहता है कि यही वो है, जल्दी से इसे पकड़ लो। लेकिन हम देखते हैं कि वो उन सभी को घूरते हुए कहता है, क्या तुम सभी भूल गए हो कि मैंने कैसे हॉन्ग की पिटाई लगाई थी? जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो सभी फिर भी वो के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी वो के पीछे से गेट से अंदर निकल जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि बस तुम देखते जाओ, हम किसी और को बुला के लाएंगे। सौकी वो को आने के लिए बधाई देता है, लेकिन साला वो अभी भी लिंगजो के पास चेहरे की तरफ देखे जा रहा था, जिससे लिंगजो शर्मा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे डीन आता है तो लिंगजो और भाई डीन को ग्रीट करने के लिए वो को नीचे पटक देती हैं, जिससे उसकी कमर टूट जाती है। डीन उन तीनों से कहते हैं कि तुम लोग जिंदा वापस आ गए हो, ये किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है, लेकिन एम्बरर के ऑर्डर पे तुम दोनों अभी के अभी एजेंसी पवेलियन के अंदर जाओगे छुपे हुए राक्षस के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि सबूत के तौर पे हमारे पास बस कठपुतली का टुकड़ा ही है और कुछ भी नहीं। लिंगजो आगे से कहती है कि हम लोग अभी के अभी जा रहे हैं। वो अपने मन में सोचता है, ये टुकड़ा तो ब्लैक फ्लेम के मुखौटे का है। ऐसा लगता है छुपाने वाली टेक्निक का यूज करने के बाद ये ऐसा हो गया है। इसके बाद डीन जानबूझ के अपने मन के अंदर से टेलीपैथी के जरिए लिंगजो और बाई के जरिए बात करते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक सीक्रेट तरीके से कैपिटल के अंदर जो डीमन छुपा हुआ है उसके बारे में पता लगाएंगे। हम लोग वो के इसके बारे में पता लगने नहीं दे सकते हैं। तुम लोग अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करो वो को ये पता लगाने के लिए कि वो डीमन है या नहीं। वो तुम्हें काफी पसंद करता है, इसीलिए तुम लोग उसका इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन वो अपने मन के अंदर कहता है, डीन साले मैं तुझे सुन सकता हूँ, और वो डीन को उंगली करने लगता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक वीरान पड़ी बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं जो किसी चोटी के ऊपर थी। भाई कहती है, सिस्टर म्यू हम लोग आए हैं, हमें तुमसे कुछ चाहिए। वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट अंदर ही क्यों नहीं चले जाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी यहाँ पे वीरान पड़ी हुई बिल्डिंग के अंदर रहता है वो जरूर एक बदसूरत इंसान होगा। हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर जो भी रहता था वो एक पपेट मास्टर है
है, जो कि वो से कहता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक बदसूरत इंसान कहने की, तू अंदर आ, मैं तुझे बताती हूँ। बाई वो को आगाह करने की कोशिश करती है कि अंदर कई सारे जाल होंगे। वो अपने मन में हंसते हुए कहता है कि इन सब चीजों के बारे में सुन के मुझे गोंगसू की याद आ गई। वो एक पागल बुढ़ा हुआ करता था जो कि एक पपेट मास्टर था और वो अलग अलग तरह की पपेट्स को बना के मेरे ऊपर टेस्ट किया करता था और मुझे परेशान करता था। इसीलिए मैं भी इंसानों की पपेट्स को चेक करना चाहती हूँ कि वो कैसा है। लेकिन वो जैसे ही पहला कदम अंदर रखता है तब नीचे का फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे की तरफ जाने लगता है जहाँ पे कई सारे कांटे थे। म्यू से कहती है कि तुमने मुझे बदसूरत बुढ़िया कहा था, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी का यूज करके नीचे जो कांटे थे उनसे तो डॉज कर लेता है, लेकिन तभी दोनों दीवारें टूटती हैं और वो के ऊपर बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी से अटैक होता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है ऊपर का गोंगसू और ये बुढ़िया दोनों के दोनों पागल हैं और ये दोनों एक ही तरह हैं। लेकिन हम लोग म्यू को देखते हैं जो कि कहती है पास से देखने पे तुम्हारा चेहरा इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इस ट्रैप को डिस्ट्रॉय करना है तो फिर तुम्हें इसका मूल कारण पता लगाना होगा, यानी कि रूट को। लेकिन वो कोई मामूली इंसान तो था ही नहीं, बस वो एक ही झटके में पता लगा लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लिंगजू और बाई दोनों काफी इंप्रेस हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे ये आदमी पसंद आया। जिसके बाद वो म्यू से कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। म्यू आगे से कहती है ये काफी हैरानी की बात है कि इतने सालों बाद मुझे कोई ऐसा बंदा मिला है जो इतनी आसानी से मेरे ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर सके। हम देखते हैं कि म्यू एक्साइटेड फील करने लगती है और वो भी फाइट करने के लिए नीचे उतर आती है अपनी बड़े से मकड़ी पपेट का यूज करते हुए। वो अपने मन के अंदर सोचता है गोंगसू की तरह ये भी एक कमाल की पपेट मास्टर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये अंदर से एक बुढ़िया ही होगी, तभी ये इतनी सारी टेक्निक को इतने अच्छे से जानती है। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं ऊपर से नीचे इसलिए आया हूँ ताकि मैं गोंगसू के जो टॉर्चर था उससे बच सकूं। वो हर बार कोई नई टेक्निक बनाता था और उसका टेस्ट सब्जेक्ट मुझको रखता था, जिससे मुझे काफी ज्यादा परेशानी होती थी। हम देखते हैं कि म्यू आगे से कई सारे छोटी छोटी पपेट्स बाहर निकाल लेती है और कहती है कि तुम मेरे लिए एक काफी अच्छे टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे, ये पता लगाने के लिए कि मैंने जितने भी अभी नई नई पपेट्स बनाई है उनके अंदर कोई कमियां तो नहीं है। हमें म्यू की हल्की सी झलक दिखाई जाती है और मुझे तो ये किसी भी एंगल से बुढ़िया नहीं लगती है। वो अपने मन के अंदर सोचता है ऊपर की दुनिया में मुझे गोंगसू परेशान किया करता था अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना के और नीचे मुझे ये करेगी। दोनों के दोनों पूरी तरीके से पागल हैं। म्यू से कहती है कि चिंता न करो, तुम मेरे लिए काफी काम के इंसान हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। अगर ये सारी कठपुतलियां इस टेस्ट को पास कर लेती हैं तब ये आर्मी के अंदर जाने के लिए काम रहेंगी, जिससे ज्यादा इंसानों को मरना नहीं पड़ेगा, जिसके बाद मैं भी मू फैमिली के अंदर जा सकूंगी। हम देखते हैं वो सारी कठपुतलियां एक साथ वो के ऊपर अटैक करते जा रही थी, लेकिन वो उन्हें बस डॉज करते रहता है और कहता है कि अगर तुम नहीं रोकोगी तो फिर मुझे इन्हें डिस्ट्रॉय करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सारी कठपुतलियां वो के अंदर स्कैन करने लगती हैं कि उसके अंदर कोई डिमोनिक एनर्जी है या नहीं। लेकिन वो भाई तो एक डीमन ही थे ना, इसके लिए उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में डिमोनिक एनर्जी थी, इसीलिए उन कठपुतलियों का एक्सट्रीम स्पीड मोड एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ तक कि म्यू भी ये देख के काफी हैरान थी कि वो जैसा एक नॉर्मल इंसान के अंदर इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है। इसीलिए म्यू को लगने लगता है कि उसने जो कठपुतलियां बनाई है उनके अंदर कोई कमी है, कोई डिफॉल्ट आ गया है। हम देखते हैं वो सारी कठपुतलियां वो को कस के पकड़ लेती हैं और उसको अपने साथ उड़ाने वाली थी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट का यूज करके। वो अपने मन के अंदर सोचता है ये कमाल की बात है, मैंने ऊपर से नीचे आने के लिए अपनी 90% पावर को सील कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये बूढ़ी औरत मेरे अंदर डिमोनिक एनर्जी के बारे में पता लगाने में कामयाब हो गई। इसके पास सच में कमाल की टेक्निक्स हैं। वहीं पे बाई और लिंगजू को वो की चिंता होने लगती है कि कहीं वो मारा ना जाए खुद को विस्फोट करने के चक्कर में। हम देखते हैं वो कठपुतलियां खुद को उड़ा के वो को अपने साथ डुबाने वाली थी, लेकिन तभी म्यू बाहर निकलती है और कहती है कि वो आदमी मेरे लिए काफी जरूरी है, मैं उसको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। वो भी म्यू को देख के कहता है ये तो किसी भी एंगल से बदसूरत बुढ़िया नहीं लगती है, बल्कि ये तो छोटी सी प्यारी सी लोली है। हमें पता चलता है म्यू का पूरा नाम म्यू जीहान है और ये एक पावरफुल पपेट मास्टर है। म्यू से कहती है कि हिलना नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आ गई हूँ। इसके बाद वो अपनी कठपुतलियों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। लिंगजू म्यू की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो बाई उसे मना कर देती है और कहती है कि म्यू को जो करना है करने दो, वो एक पपेट मास्टर है, वो आसानी के साथ उन्हें कंट्रोल कर सकती है, उसे ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। हम देखते हैं कि वो पपेट म्यू से कहते हैं कि ये जो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड है ये रुक नहीं सकता है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन हम उसी टाइम पे वो को देखते हैं जिसको ठरक चढ़ने लगती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है बस म्यू की खुशबू को सूंघ के। म्यू अपने मन के अंदर सोचती है उस टाइम पे डीमंस को खत्म करने के लिए मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैं इनके अंदर कोई अचानक से रोकने वाला बटन लगाना ही भूल गई, अब इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। हम देखते हैं कि वो कठपुतलियां
फैमिलियां खुद को डिस्ट्रॉय करके बस खत्म ही करने वाली थी, जिससे वहाँ पे तगड़ी रोशनी निकलने लगती है। लेकिन म्यू अभी भी वो को अपनी खातिर मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो के चेहरे के ऊपर एक लात मार के उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो को पता चल जाता है कि म्यू ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो को सील दे सके, मतलब कि म्यू ने खुद को कुर्बान कर दिया है वो को बचाने के लिए। म्यू मरते हुए अपने मन के अंदर सोचती है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इतनी ताकतवर पुतली बनाई कि वो किसी भी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। वहीं पे म्यू जब मरने वाली थी इसीलिए उसको फैमिली के फ्लैशबैक याद आने लगती है। म्यू अपने मन के अंदर सोचती है, मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग भी ये देख के खुश होंगे कि मैं इतनी शक्तिशाली पपेट्स को बना सकती हूँ। लेकिन मरते वक्त भी मुझे अभी भी उस फैमिली का मेंबर नहीं माना गया है। लेकिन हम लोग उसी टाइम पे वो को देखते हैं जो जल्दी से आगे बढ़ता है और वो म्यू को अंदर खींच लेता है उसे बचाने के लिए, और उसे कहता है जब तक तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे है तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। म्यू से कहती है, कौन सा हस्बैंड, किस बारे में बात कर रहे हो? वो म्यू से कहता है, चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम वो है और मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारा पति बनने वाला हूँ। अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो तुम मेरे सीने के ऊपर लेट सकती हो और थोड़ा सा अपना डर कम कर सकती हो। जिससे म्यू शर्माते हुए कहती है, पति? वो कौन सा पति? शादी? कौन सी शादी? जिसके बाद वो म्यू को वहीं पे प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। लिंगजो और बाई ये सब देख के कहती है, वाओ क्या सीन है। लेकिन तभी म्यू वो के ऊपर अटैक करके कहती है कि तुम काफी घटिया इंसान हो। उसे टाइम पे लिंगजो भी वो के ऊपर लात मारते हुए कहती है, क्या तुम्हारे लिए दो काफी नहीं है जो तुम तीसरी के पीछे जा रहे हो? जल्दी से सिस्टर म्यू को नीचे रखो। इसके बाद लिंगजो वो को साइड में लेके जाते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। वो डरते हुए कहता है कि बचाओ बचाओ, मेरी दूसरी वाइफ मुझे मारने वाली है। भाई म्यू से कहती है कि हम लोग यहाँ पे किसी काम के चलते आए हैं, हमें किसी चीज के बारे में पता लगाने में तुम्हारी जरूरत है। म्यू भाई से कहती है कि आपको यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो गया है, चलिए चल के कमरे में धीरे धीरे से बात करते हैं। वहीं पे वो म्यू से कहता है, थर्ड वाइफ तुम क्या कर रही हो? अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो फिर तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, पपेट मास्टर वाली। लिंगजो ने वो को कस के पकड़ा होता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें बीच में बोलने को किसके ने कहा है। हम लोग देखते हैं कि बाई वो को एक कठपुतली दिखाती है जो दिखने में बिल्कुल बाई की तरह थी। बाई वो को बताती है कि तुम खुद ही लपलपाते हुए आगे बढ़ गए थे। जब तक ये कठपुतली हमारे पास है तब तक यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता है और हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। वो अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि हर कोई गोंगसू की तरह पागल हो गया है जो अपने घर में इस तरह के जाल लगा के रखता है। हम लोग देखते हैं कि बाई के पपेट की वजह से वहाँ पे जितने भी जाल थे वो सभी हट गए थे। म्यू अपनी बहनों से कहती है, चलो कमरे में चलते हैं। लेकिन वहीं पे वो म्यू से कहता है, मुझे भी एक डॉल दे दो। लेकिन म्यू उसे कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लिंगजो वो को बताती है कि ये डॉल सिर्फ हम दोनों को ही दी गई है, यहाँ तक कि एम्परर और डीन को भी नहीं दी गई है, जिससे वो भी काफी हैरान होता है। भाई वो को बताती है कि म्यू बचपन से ही अकेली रहती थी, लेकिन हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों मरने जीने की कसम खाई थी, वो भी एक साथ। और उसके साथ म्यू फैमिली के अंदर कुछ बुरा हुआ था, इसीलिए वो कभी भी किसी इंसान के ऊपर यानी कि आदमी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती है और मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें भी अपने करीब आने देगी। वो कहता है, कभी कभी लाइफ इतनी बुरी हो जाती है कि कुछ कहने का ही नहीं है। वो लड़की अभी जो उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान देने को भी राजी हो गए थे, वो अपने जीवन में इतनी ज्यादा अकेली है। वो कहता है, म्यू के शरीर के ऊपर अतीत के कुछ ऐसी चोटें लगी हुई हैं जिनको देख पाना भी नामुमकिन है। हम देखते हैं कि म्यू ने अपने कलेक्शन में कई सारे डरावनी पुतलियों को भी रखा था, बिल्कुल गोंगसू की तरह। लेकिन जब वो तीनों म्यू के कमरे के अंदर जाते हैं तब वो बिल्कुल भी डरावना नहीं था। वहाँ पे कई सारे सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे जो बिल्कुल लड़कियों वाले कमरे की तरह लग रहे थे। लिंगजू म्यू के सामने उसी मास्क के टुकड़े करती है और कहती है कि एम्परर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम लोग इन टुकड़ों का यूज करें राजधानी के अंदर जितने भी स्पाइस छुपे हुए हैं उनका पता लगाने के लिए। म्यू उस टुकड़े को देख को बताती है कि ये एक स्टैंडिंग कठपुतली का टुकड़ा है। ऐसा लगता है कि ब्लैक फ्लेम डीमन काफी ज्यादा घायल हो गया होगा, इसीलिए उसने इस तरह की कठपुतली का यूज किया है खुद को बचाने के लिए। लेकिन तभी म्यू को पता चलता है कि इस टुकड़े के ऊपर रिफाइनिंग टेक्निक का यूज किया गया है जो कि बेचिंग म्यू परिवार से आती है, जिससे लिंगजू और बाई काफी हैरान हो जाती हैं। म्यू आगे से थोड़ा सा कांपते हुए कहती है कि हाँ ये मेरी ही फैमिली है, जिससे वो तुरंत समझ जाता है कि म्यू भी म्यू परिवार की सदस्य हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है। लेकिन बाई को ये समझ में नहीं आता है कि म्यू परिवार काफी ज्यादा फेमस है और उसके पास कई तरह की टेक्निक है और वो प्रथम श्रेणी में आता है, इसीलिए वो लोग अपनी कठपुतलियों को डीमन के हवालों क्यों करेंगे। लेकिन म्यू को एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी लगती है कि अगर जैसे कि अपना भेष बदल के डीमन ने उनसे कठपुतलियों को खरीद लिया हो या फिर उन्हें मार के उन सभी कठपुतलियों को ले जाया गया हो। वहीं पे वो उन लोगों से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं म्यू फैमिली ने उनके साथ सौदा किया हो और काफी ज्यादा
मात्रा में अच्छा मुनाफा कमाया हो। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे ब्लैक फ्लेम डीमन के अंदर जो जानकारी मिली थी उसका लेना देना जरूर म्यू फैमिली के साथ है। पता नहीं ये डीमन कब मेरे लिए परेशानी खड़ी करना बंद करेगा। वो उन लोगों से कहता है कि बिना शक के ऐसा कहा जा सकता है कि म्यू फैमिली के अंदर कोई ना कोई गद्दार है जो कि डीमन बन के रह रहा है। लेकिन म्यू को इस बात से गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी सभी पपेट्स को कंट्रोल करते हुए वो को घूरते हुए कहती है कि अगर तुमने ऐसी कोई बकवास दोबारा की तो फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि म्यू के अंदर से भी डिमोनिक एनर्जी निकलने लगी थी। जिसके अगले सीन में हमें म्यू की कहानी बताई जाती है, जहाँ पे शुरुआत में ही हमें एक कठपुतली दिखाई दी जाती है जिसको धागों से कंट्रोल किया जा रहा था। म्यू बताती है कि म्यू फैमिली पहले काफी कमजोर हुआ करती थी और गरीब भी, लेकिन अचानक से वो ताकतवर हो गई और साथ ही काफी ज्यादा अमीर भी। जिसके बाद बीजिंग के अंदर मशीन सिटी यानी कि मशीनों वाली सिटी बनाई गई, जहाँ पे कुछ ऐसी पपेट्स थी जिनको इच्छा अनुसार कंट्रोल किया जा सकता था। और वहीं पे मेरा जन्म हुआ म्यू जिहान। देखो, मैं तुम लोगों को सैड नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जो भी बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि तुम्हें दर्द भी ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। तो देखो, म्यू की जो मदर थी वो मशीन सिटी की एक दासी हुआ करती थी जो काफी खूबसूरत थी, और म्यू के जो फादर थे वो सिटी के लॉर्ड हुआ करते थे। तो बेसिकली म्यू के फादर ने म्यू की मदर के साथ जबरदस्ती की, जिससे म्यू की मदर प्रेग्नेंट हो गई। जिसके बाद उन्हें कोई इज्जत नहीं दी गई, बस उन्हें मेड की तरह ही ट्रीट किया गया। बहुत बेइज्जती की गई थी उनकी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बेटी के लिए जीना चाहती थी और कुछ टाइम बाद उन्होंने म्यू को जन्म दिया। सभी लोग म्यू की मदर के बारे में काफी बुरी बुरी बातें करते थे कि उन्होंने जानबूझ के लॉर्ड को फंसा लिया, लेकिन इसके बावजूद जब तक बेटी उनके साथ थी उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो काफी खुश थी। म्यू जब पैदा हुए वो भी अपने फादर को इम्प्रेस करना चाहती थी। कमीने को फादर कहने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद म्यू ने काफी मेहनत की और उसने कई तरह के पपेट्स को बचपन में बनाना ही सीख लिया था। लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, बस सब कोई उसे काम निकलवा के दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह फेंक देते थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही म्यू की मदर की मौत हो गई, जिसके बाद म्यू को भी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद म्यू को उस फैमिली से प्यार था, सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर की वजह से। इसीलिए म्यू वो को घूरते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भले ही चाहे वो लोग कितने कमीने थे, मेरी मदर उनकी वजह से मारी गई, लेकिन फिर भी मेरी म्यू फैमिली कभी भी डीमन के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखेगी। अगर तुमने उनके बारे में एक और लफ्ज कहा तो इसके बारे में और कुछ नहीं होगा। जिसके बाद म्यू वो के ऊपर अपनी पपेट्स के साथ अटैक कर देती है। लेकिन वो भाई वो था, वो पपेट्स जैसे ही वो के ऊपर अटैक करती हैं तो वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाती हैं। इसको देख के म्यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। म्यू वो से पूछती है, क्या तुम भी जानते हो कि मैकेनिज्म को कैसे यूज किया जाता है? नहीं तो तुम कभी भी इन्हें रोक ना पाते। और अगर तुम सच में मैकेनिज्म को कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हारी एबिलिटीज मुझसे भी ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन इसके बावजूद म्यू आगे से अपने धागों का इस्तेमाल करते हुए वो से कहती है कि तुमने म्यू फैमिली की बेइज्जती की है, इसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। इसके बाद म्यू अपने पपेट्स को फोर्सफुली कंट्रोल करके वो के ऊपर अटैक कराती है। वो कहता है कि ये तुम्हारी पति के लिए कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिसके बाद वो एक ही बार में उन सभी डॉल्स को पीछे छोड़ता है और अचानक से म्यू के पास जाके उसके सर को सहलाते हुए कहता है, माय थर्ड वाइफ, मेरी बात अच्छे से सुनो, मैं बस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग जैसे ही म्यू फैमिली के पास जाएंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे तो तुम्हारे मन के अंदर जो भी चिंताएं और सवाल हैं वो सभी एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। लिंगजो वो से कहते हैं कि उसे जाने दो, वो अभी भी छोटी है। भाई वो को बताते हैं कि एम्परर ने हमें भले ही ऑर्डर दिया है, लेकिन हम लोग इससे सीधा डककर म्यू फैमिली से कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। वो काफी बड़ी फैमिली है, इससे एम्परर को ही नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वो फैमिली सच में चुपके ये सारे कांड कर रही है तो इसमें फायदा हमारा ही होगा। म्यू कहती है, बाई सिस्टर ने ये कह दिया है तो फिर हमें चल के बात करनी चाहिए। इसके बाद म्यू वो का कॉलर पकड़ती है और उससे कहती है, अगर मेरी फैमिली बिल्कुल सही हुई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। लेकिन वो म्यू से कहता है, अरे तुम्हारे नीचे का हिस्सा मुझे छू रहा है, जल्दी से दूर हटो। म्यू वो को छोड़ते हुए अपने मन के अंदर सोचती है, मेरा उस फैमिली के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं उसकी मेंबर हूँ, तो फिर मुझे इस बात की चिंता क्यों हो रही है कि मुझे उसे साबित करवाना चाहिए कि वो ठीक है। अगर वहाँ पे सच में कोई डीमन हुआ जो कि चुपके कांड कर रहा होगा तब क्या होगा? फिर मेरी मदर अपने आप को बस लाचार और दुष्ट समझेंगी और कुछ भी नहीं होगा कि वो भी एक गद्दार की बेटी निकली। वो अपने मन के अंदर सोचता है, म्यू मुझे बाकी लोगों से अलग लगती है, मुझे हमेशा उसे ऐसी फीलिंग आती है जिसको मैं पहले से ही जानता हूँ कि ये सब कुछ मुझे भ्रम हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे भी मेरी थर्ड वाइफ के साथ ट्रिप पे जाना होगा, तभी मुझे इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं और मैं सच में इसे 1 घंटे से ऊपर करना चाहता था, लेकिन बिन बुलाए मेहमानों ने आके अपनी औकात दिखा दी।